नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सेशन में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। उससे पहले हम देख लें कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। एक एयरपोर्ट है, ये उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो पूरे वर्ल्ड का चौथा, जब वो बन के तैयार होगा तो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं अभी तक भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके अंतर्गत अगर बात करें तो 5 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जा चुका है। तो इनके नाम याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है, एक इनके नाम याद रखिएगा, वो कहाँ पर स्थित है इनको याद रखिएगा। अमौसी एयरपोर्ट है, वो लखनऊ के अंदर है। बाबतपुर एयरपोर्ट है, वो वाराणसी के अंदर है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा के अंदर है। श्रीराम एयरपोर्ट है, वो अयोध्या के अंदर है, फैजाबाद में। और कुशीनगर एयरपोर्ट है, तो अभी स्टार्टिंग किया गया है। तो ये देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स क्या क्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो भी मैंने कल आपको बताया था, उसका जो 5वां संस्करण, उसके जो फैक्ट शीट आई है उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। उनमें सर्वेक्षण में जो किया गया है उसमें ऐसा माना गया है कि 41% जो परिवार है वो पिछले संस्करण की तुलना में उनके अंतर्गत जो वृद्धि देखी गई है, जो ग्रोथ आई है, वो 12.3% की देखी गई है। इससे सितंबर 2018 से शुरू की गई सरकार की जो प्रमुख योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात एबी पीएमजे, इसके प्रभाव को इसमें रेखांकित किया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। विश्व के सबसे बड़े जो कच्चे तेल के जो आयातक देश हैं उसमें जो चीन है, उनमें से एक जो चीन है, चीन द्वारा अपने तेल भंडार से कुछ मात्रा बाहर निकालने संबंधी जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनुरोध किया था, जो कल भी करंट अफेयर बना हुआ था, अपने इरादे के बारे में कोई कमिटमेंट व्यक्त नहीं किया है। दूसरी ओर जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको ओपेक देश बोला जाता है, तथा उनके जो सहयोग संगठन है जो मिलकर ओपेक प्लस बनाते हैं, वो अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम को देखते हुए अपनी जो रणनीति में बदलाव लाने पर भी उन्होंने कोई विचार नहीं किया है। इसके बारे में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज क्या है कि हाल ही में एक आयोजित किया गया है संघाई सहयोग संगठन परिषद, इनके राष्ट्र अध्यक्षों की जो 20वीं बैठक चल रही है, उसमें भारत ने आरोप लगाया है कि इसमें आप द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आम सहमति से सभी से संबंधित मुद्दे उठाए जाते हैं, तो जो कि इसकी भावनाओं के प्रतिकूल है संघाई सहयोग संगठन के, जो चाइना बार बार और पाकिस्तान उठा रहे हैं, इनके बारे में आज देखेंगे। साथ बात करेंगे इंटरपोल की, क्योंकि इसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई के जो विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा जी हैं, इनको अपनी कार्यकारी समिति में एशिया के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखना कि इंटरपोल में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है, प्रवीण सिन्हा को। इनके बारे में बात करेंगे। देश के सबसे वाणिज्यिक बड़ी जो बैंक आपको पता चाहिए, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसने इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने $650 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड के एक जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो देखें ग्रीन बॉन्ड होते क्या है। इसके अलावा आज हम बात करने वाले इंग्लिश चैनल की और बात करेंगे सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 से लिंक्ड है, और बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे आएंगे उनसे लिंक टॉपिक है। तो इसमें करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर ये है कि लोगों के अंदर ग्रोथ देखी गई परिवार के अंदर, और वो किसकी वजह से देखी गई है, ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में सब बात कही गई है। तो हमें ये देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या और इसके क्या क्या डिटेल है। ये करंट अफेयर की न्यूज है और इसमें क्या आपको पढ़ना होगा वो इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं कि उठाकर कोई पॉलिसी पूछ लेते हैं, जब कोई इसमें चर्चा में आती है तब पॉलिसी पूछते हैं। तो अगर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना अगर हम देखें तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है, इसे सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित किया जाता है, सारा रुपया इसको केंद्र सरकार देती है। साथ ही साथ ऐसा बोला जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, या यूं के आश्वासन योजना है। यह योजना भारत के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के जितने भी लिस्टेड हॉस्पिटल हैं उनमें जो मीडियम स्तर का और टर्सरी सेक्टर का जो भी स्वास्थ्य उपचार दिया जाता है उसको प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थी को दी जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको इसमें पर पर्सन नहीं पर फैमिली दिया जाएगा, और पर ईयर दिया जाएगा। कितना रुपया दिया जाएगा, 5 लाख रुपया दिया जाएगा एक फैमिली को। अगर इसकी कवरेज की बात की जाए तो इस तरीके से लगभग 10.74 करोड़ रुपए से 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों या वंचित परिवारों को, या इनकी संख्या देखी जाए तो लगभग 50 करोड़ है, इस योजना के तहत इसमें लाभ प्राप्त करेंगे।
इस योजना से जो सर्विस जो साइट है वहां पर लाभार्थी के लिए कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। एबीपीएमजे योजना के बारे में देखा जाए तो ये पूरे देश में लागू की गई है और इसको लागू करने के लिए जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इस योजना के अंतर्गत कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटक हैं उनके साथ इसको सेंटर प्रोड्यूस, ये एक पॉलिसी तो इसको सेंटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे स्पॉन्सर दिया जाता है। अगर देखें इसमें कौन सा परिवार कैसे इसमें पात्रता एलिजिबल होगा, तो इस योजना के तहत क्या क्या आता है, आपके परिवार का कोई भी आकार हो, कोई भी आपकी उम्र हो और कोई भी लिंग हो, पुरुष या स्त्री, मेल फीमेल, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। साथ ही साथ जितनी मौजूदा चिकित्सीय परिस्थितियां हैं और गंभीर बीमारियां हैं इनको पहले दिन से, जैसे आप इसमें इसमें आप इसको लेंगे इस बीमा योजना को, तो पहले दिन इसको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जब आप किसी बीमा का उपचार, किसी भी बीमारी का उपचार कराने के लिए अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको 3 दिन पहले से लेकर और अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके 15 दिन बाद तक का इसमें सारा स्वास्थ्य कवरेज, दवाइयाँ सारी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ एक ये पोर्टेबल योजना है, इसका मतलब क्या है, तो ये कोई पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, नागरिक ऐसा नहीं किसी राज्य संबंधित से ही होगा तभी नहीं, अगर पूरे देश में कहीं भी चाहें आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हॉस्पिटल हो या निजी हॉस्पिटल हो। साथ ही साथ इसमें लगभग 1393 प्रोसीजर और पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं जो कि न केवल आपकी जो डॉक्टर की फीस होती है उनको कवर करेंगे, जहाँ पे आप कमरे बनेंगे उनकी फीस को, ऑपरेशन थिएटर की आईसीयू जो होते हैं उनकी जो भी जो शुल्क होते हैं उनको सारा इसमें कवर किया जाता है। साथ ही साथ इसमें निजी अस्पतालों को प्रतिपूर्ति की जो की जाती है वो सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर ही की जाती है, तो इसकी ये खासियतें हैं। अगर इसमें जो नवीन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े आए हैं उसमें बात की जाए तो उसमें ये बोला गया है कि जहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेवाएं लागू की हैं जिन राज्यों में, वहां पर महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं और ऐसे राज्यों के अंतर्गत न केवल स्वास्थ्य बीमा के सुधार आया है, वहां पर शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी आई है, परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग में सुधार आया है, साथ ही साथ एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता का अधिक अनुभव किया गया है और जिन राज्यों में ये लागू की गई है वहां पर वृद्धि दर लगभग 54% देखी गई है और जहां पर ये लागू नहीं की गई है ऐसे में स्वास्थ्य वृद्धि दर केवल 10% ही देखी गई है। आइए बात करते हैं ओपेक प्लस के निर्णय पर का अर्थव्यवस्था वाली पर असर, क्योंकि अमेरिका ने ये बोला है कि क्योंकि ओपेक देश क्या कर रहे हैं, वो अपना धीरे धीरे प्रोडक्शन ले रहे हैं तेलों का, जिससे क्या हो रहा है क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है पेट्रोल और जो डीजल है उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला है जो बड़े आयातक देश हैं वो क्या करें, अपने रिजर्वायर से यूज करें तेल को, जिससे क्या होगा डिमांड में कमी आएगी, तो रुपये आपको कम, तो हो सकता है जब डिमांड में कमी आए तो वहाँ पर जो सप्लाई है उसमें कुछ रुपये गिरावट आए। तो इस तरीके के टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनकी संस्थाएं, उनकी संरचना कैसे उससे संबंधित है, अगर देखें तो मामला है क्या वो मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका जो राष्ट्रपति इस टाइम है जो बाइडेन, उन्होंने ये बात बोल दी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कि कच्चे तेल की कीमतों को गिराने के लिए आप क्या करिए, जो मुख्य आयातक देश जैसे चीन है, भारत है, जापान है, वो क्या करें, अपने रिजर्वायर का यूज करें। अगर अमेरिका की बात करें तो उनके पिछले वर्ष की तुलना में वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत वो 60% से अधिक हो चुकी है, जो वर्ष 2000 बाद के बाद सबसे बड़ी यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। तो जो अमेरिका के जो राजधानी वाशिंगटन है उसने इस कदम के अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक है और उनके सहयोगी देश हैं जो ओपेक प्लस मिलकर बनाते हैं, वो हर महीने लगभग 4 लाख बैरल पर डे उत्पादन करने संबंधी अपने मौजूदा समझौते पर विराम लगाया जा सकता है। किंतु इस संगठन पर अभी कोई विचार नहीं किया गया कि वो क्या करेंगे, तो लगातार वहाँ पे कीमतों में उछाल हो रहा है। तो अभी तक जो आपने न्यूज़ सुनी वो सारी करंट में थी, तो क्योंकि ओपेक देश चर्चा में आए तो आपको ओपेक देश के बारे में जानना होगा, उनमें क्या उत्पादन हो रहा है इसके बारे में जानना होगा, ये चीज़ आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसा कहीं नहीं पूछा जाएगा अमेरिका ने क्या बोला क्या नहीं, वो कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि अगर ओपेक चर्चा में आ गया तो ओपेक के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, जो तेल निर्यातक प्रमुख देश हैं उनके सहयोगी जो देश हैं उनका एक गठबंधन है। एक गठबंधन वर्ष 2017 में तेल बाजारों में की जाने वाली आपूर्ति में सुधार करने के लिए किया जा रहा है। ओपेक प्लस देशों में देखें कौन कौन से देश हैं, उसके अंतर्गत अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, दक्षिणी सूडान और सूडान शामिल हैं। अगर देखें कि इनके ओपेक जो देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो हैं, उनके अंदर देखें वर्ल्ड का कितना क्रूड रिजर्वायर है, अगर 2018 के आंकड़े देखे जाएं तो पूरे वर्ल्ड का 79.4% इसके पास आता है और जो नॉन ओपेक देश है उनके पास 20.6% उनके पास आता है रिजर्वायर। इस बात याद रखिएगा। और क्रूड ऑयल में सबसे अधिक किसके पास है वो ध्यान रखिएगा, इस टाइप रिजर्वायर किसके पास है, वेनेजुला के पास है। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक किसके पास है, वेनेजुला के पास है।
तो अब देखेंगे ओपेक देश क्या है। तो ओपेक देश है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इनका एक संगठन है। अगर हम देखें कि इनके पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर मैप में आपको दिखा दें, तो इनको आप जरा गौर से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक तरफ से चलते जो इसमें देख रखा है, उनके भंडार दे रखे हैं, तो आप ये देश देखिएगा, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, क्योंकि सबसे अधिक भंडार इसी के पास है, वेनेजुएला के पास रिजर्वायर। तो ध्यान रखिए कि ये दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला। उसके अलावा अगर अफ्रीका में देखें तो अंगोला, ये सारी मैप लोकेशन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गैबन है, इक्वेटोरियल गोयना है, जिसका भी डाटा नहीं आया है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें और कंट्री में, सऊदी अरब है, इसके पास भी अच्छा खासा रिजर्वायर है। यूएई है, कतर है, कुवैत है, ईरान है, इराक है। ये सारे देश क्या है, ये ओपेक देश के मेंबर और ओपेक प्लस बनाते हैं, उनके पास रिजर्वायर है। अगर ओपेक की बात हम करें तो इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी, और ओपेक प्लस कब से आए हैं, 2017 में। तो 1960 में आए, जो ये बगदाद सम्मेलन था, इराक की राजधानी, ठीक है, उसमें 5 देशों ने, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने इनके समझौते में साइन किए थे, और ये 5 देश क्या हैं, ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं। इनके नाम याद रखिएगा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब लगभग अरबिक कंट्रीज हैं, जो कि वेनेजुएला कहाँ का है, ये दक्षिण अमेरिका का है। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, पेट्रोल की नीतियों का समन्वय करते हैं और उनका एकीकरण करते हैं, जिससे कि जो उपभोक्ता राष्ट्र हैं उनके अंतर्गत पेट्रोलियम को सफल, आर्थिक रूप से और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जिससे तेल बाजारों का न केवल स्टेबलाइजेशन हो और उनकी भी आमदनी बनती रहे इन देशों की। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो ओपेक का मुख्यालय, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, जो कि यूरोप के अंदर है। तो ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी देश यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिया के वियना में इनका क्या है, यहाँ पर मुख्यालय है। पर्याप्त मात्रा में तेल का निर्यात करने वाली तथा संगठन के आदर्शों को साझा करने वाला कोई भी देश ओपेक का सदस्य बन सकता है। देश की मेंबरशिप की उसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है। बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन के बारे में, क्योंकि इसमें बार-बार क्या किया जा रहा है, द्विपक्षीय मामले उठाए जा रहे हैं, भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये जो संगठन बना है, ये बहुपक्षीय मामलों के लिए आम सहमति से उठाए जाने वालों के लिए बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना अध्ययन से संबंधित है। और मामले की बात की जाए तो मामला है क्या, चीन और पाकिस्तान संघाई जो सहयोग संगठन है, उसके द्विपक्षीय मुद्दों को लाने की जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये चार्टर के सुस्थापित सिद्धांतों और मानदंडों का सरासर उल्लंघन करता है। इस तरह के कार्य क्या करते हैं, जो संगठन की परिभाषित करने वाले, उन्होंने ऐसा बोला है, संगठन जब बनेगा, इसमें कोई भी निर्णय लिए जाएंगे वो आम सहमति से होंगे। इसका मतलब क्या है, सभी लोगों की हाँ से होंगे। साथ ही साथ ये सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे, जो इसके प्रतिकूल है, लगातार इसकी निंदा की जा रही है। तो ये हुआ करंट अफेयर। तो ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा कि संघाई सहयोग संगठन कौन, कहाँ है, इसका मुख्यालय क्या है, ये कब बनाया गया, संस्थापक देश कौन से थे, इसके मेंबर कौन है। तो इन चीज़ों को आप गौर से समझिए। संघाई सहयोग संगठन वो है, ये है क्या, एक स्थायी है, अंतर सरकारी, सभी सरकारों से मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी घोषणा 15 जून 2001 को संघाई, आपको पता चाहिए कहाँ पे, चाइना के अंतर्गत है, तो उस पर की गई थी। जून 2002 में क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कहाँ पे है, रसिया के अंदर है, उसने संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक के दौरान संघाई सहयोग संगठन की चार्टर साइन किए, और ये चार्टर 19 सितंबर 2003 को प्रभावित हुआ। अगर हम बात करें कि संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था, इससे पहले इसका नाम संघाई 5 था, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश थे, कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान था। और इसकी आधिकारिक भाषाएं अगर देखें तो रसियन है, यानी रूस है, और चाइनीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, रूसी और चीनी है। अगर उनके संस्थापक राष्ट्रों की बात की जाए तो 6 राष्ट्रों ने मिलकर इसको बनाया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। किसको, कजाकिस्तान ने, चाइना ने, किर्गिस्तान ने, रसिया ने, तजाकिस्तान ने और उज्बेकिस्तान ने। इसको भी हम मैप में भी देखेंगे। अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो इस मैंने बता दिया, इससे पहले ये संघाई 5 जो 5 देश मिलकर चला रहे थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें नया कौन जुड़ गया, उज्बेकिस्तान जुड़ गया। ये संघाई 5 1996 की उत्पत्ति हुई, जो 4 पूर्व सोवियत संघ जो देश थे और चीन ने मिलकर सीमाओं में स्टेबिलिटी लाने के लिए और अपनी सीमांकन करने के लिए और आपस में युद्ध ना हो तो बीच सैनिकरण करने के लिए यहाँ पे वार्ताएं शुरू की। फिर लास्ट में इसमें उज्बेकिस्तान ने संघाई 5 संगठन में शामिल हुआ, तब इसका नाम बदल कर क्या हुआ, उज्बेकिस्तान जो शामिल हो गया, संघाई सहयोग संगठन हुआ। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता प्रदान कर दी गई है। तो इस तरीके से अब इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए हैं, 8। तो 8 का अगर आपको नाम आए तो ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान,
फिर उज्बेकिस्तान, फिर 2017 में आया भारत और पाकिस्तान। अगर इसको मैप में देखें, ये मैप आपका एशिया मैप है, तो इस एशिया मैप में अगर आप देखिएगा तो जो मेंबर स्टेट है वो कौन कौन से ग्रीन है, कौन कौन से थे जो पहले बता दें। रूस था, चाइना था, कजाकिस्तान था, यहाँ पर आपको फिर उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद तजाकिस्तान था, तजाकिस्तान, ये सारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे और आएगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, वो इसमें शामिल थे। ये रहा किर्गिस्तान, ठीक है, ये स्टार्टिंग में थे। इनके मैप लोकेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद में इसको अब 2 और देश बढ़ा दिए गए हैं, ऑब्जर्वर स्टेट से इनको और शामिल कर दिया कि इसको इंडिया और पाकिस्तान को इसमें यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। उसके अलावा डायलॉग पार्टनर जो साथ में वार्ता करने के लिए आते हैं, तो उसमें मंगोलिया भी शामिल है, इसमें बेलारूस भी आ जाता है, तो एक कंट्रीज अब इसमें और शामिल हो जाती है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई संगठन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो क्या करते हैं, काफ़ी मीठी मीठी बातें करते हैं कि हम आपसी विश्वास रखेंगे, पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध रखेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, जैसे राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन क्षेत्र में बढ़ावा मिले, शांति सुरक्षा हो, लोकतंत्र की स्थापना हो सके, ये सारी बातें इसमें भी कही गई, वही इनके उद्देश्य हैं। लेकिन इसमें देखें, अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी को एग्जाम लिखते हैं, कोई भी रिटन एग्जाम लिखते हैं, उसमें अगर आप ये लिखने को आ जाए भारत के लिए संघाई सहयोग संगठन है उसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व ये है कि क्योंकि ये यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया राज्यों से संबंधित है, यहाँ की आर्थिक और भू राजनीतिक संबंध इसमें ऑलरेडी हमारे नियत हो जाएंगे। इकोनॉमिकल बेनिफिट और जियो पॉलिटिकल बेनिफिट हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, संघाई सहयोग संगठन है, ये भारत की मध्य एशिया, जो अगर हम चाहते हैं कि कनेक्ट सेंट्रल एशिया में अगर हम कनेक्ट करें तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सशक्त मंच है। साथ ही साथ ये विशाल, इसके जो पड़ोसी देश वो भी इसमें शामिल हैं, तो हमें क्या, ना केवल होगा अपने आर्थिक सामरिक फायदा होगा, बल्कि यहाँ शांति स्थापित करने के लिए भी हमें इसमें जुड़ा रहना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अगर अफगानिस्तान में भूमिका निभाने में अगर हम सही सहयोग देते हैं तो हमारा भी वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर अगर हमें अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करनी है, उनसे संबंध सुधारने हैं, उसके लिए एकमात्र ये बहुपक्षीय मंच है जिससे इसमें हम इसमें मिल सकते हैं। बात करेंगे इंटरपोल के बारे में, क्योंकि इंटरपोल ने भी हाल ही में सीबीआई के जो विशेष निदेशक रहे हैं प्रवीण सिन्हा जी, उनको एशिया के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संस्थान जो होते हैं उनसे संबंधित टॉपिक है। प्रवीण सिन्हा जी का फोटो देख लीजिए, ये सीबीआई के जो थे, मैं जो विशेष निदेशक थे, उनको यहाँ पे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो ये तो आगे रिपोर्ट के बारे में। तो अगर यहाँ पे एक नंबर का प्रश्न ये बन सकता है कि अभी हाल ही में इंटरपोल ने किसे एशियाई क्षेत्रों का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो सीबीआई के जो विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा जी, उनको क्या किया गया है, इन्होंने इसमें नियुक्त किया। तो आप इनको देख लीजिएगा, ये प्रवीण सिन्हा जी है। और इसके बारे में और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल क्या है, ये विभिन्न देश इसमें क्या होते हैं, जो इसमें सदस्य होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं इंटरपोल के अंदर, 13 सदस्य होते हैं जो विभिन्न देशों से आते हैं। इनका एक अध्यक्ष होता है, 2 इनके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, बाकी 9 क्या होते हैं, इनके प्रतिनिधि होते हैं। तो 9, इन 9 प्रतिनिधियों में एशिया का प्रतिनिधि अब ये इनको बनाया गया है, प्रवीण सिन्हा जी को। इसमें इनका नाम याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन छप सकता है। इंटरपोल इसमें क्या करता है कि होती महासभा, वो क्या करती है, सारे डिसीजन लेती है, कैसे कार्य किया जाएगा, क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे, वो कार्य करती है। कार्य समिति में 3 साल में 3 बार बैठकें होती हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के साथ साथ आगे जो डायरेक्शन होती है वो निर्धारित की जाती है। तो बात करें इंटरपोल क्या है, कौन सी बला है, तो इंटरपोल है क्या, इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहा जाता है। इसमें 194 सदस्य शामिल हैं वर्ल्ड के, तो ध्यान रखिए लगभग पूरा विश्व इसमें शामिल है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ये लियोन में स्थित है। लियोन कहाँ स्थित है शहर, ये है फ्रांस के अंदर है, तो फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई, और वर्ष 1956 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया। भारत 1949 में इसके साथ क्या हुआ, शामिल हुआ, और पुराने सदस्यों में से ये एक है। अगर इसके टारगेट देखे जाए तो इंटरपोल क्या टारगेट करता है, तो ये आतंकवाद का मुकाबला करने, दुनिया भर की सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सभी देशों की उनमें अखंडता बनाए रखना, कमजोर देशों की सहायता करना, साइबर स्पेस जो भी है उनको सुरक्षा प्रदान करना, अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना, पर्यावरण की समर्थन करना, सुरक्षा करना, ये इसके काम, मतलब जो भी एक पुलिस एक राज्य करती है वही पूरे विश्व की मिलकर एक पुलिस बनाई गई इंटरपोल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरपोल कहा गया है। तो इंटरपोल में कुछ नोटिस निकाले जाते हैं, तो कहीं आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उनको ध्यान रखिएगा। जब भी इंटरनेशनल पुलिस कोई रेड नोटिस निकालती है, इसका मतलब क्या है कि जो वांटेड है उसके लिए रेड नोटिस निकलता है। अगर पीला नोटिस येलो निकला हुआ है तो मिसिंग पर्सन के लिए निकलता है, ब्लू निकलता है। अगर कोई आपको खास तरीके एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काला निकला है तो अनआइडेंटिफाई होता है, तो उसके लिए ब्लैक नोटिस निकालते हैं।
और ग्रीन नोटिस निकालता है तो वार्निंग के लिए निकालते हैं, ऑरेंज निकालता है तो इमिनेंट थ्रेट के लिए निकालते हैं, पर्पल निकलता है तो मॉडस ऑपरेशन के लिए निकाला जाता है, और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल जब नोटिस निकलता है तो ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन के लिए होता है, तब ये स्पेशल निकालता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये इनके जो प्रोग्राम होते हैं वो आतंकवाद को समाप्त करने रोकने के लिए, जो नए नए तरीके जो क्राइम उभर रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए, और साइबर क्राइम है उनको टारगेट करते हैं, उनको दूर करने के लिए। आइए बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड के बारे में। जब भी आपसे कोई ग्रीन बात आती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन बॉन्ड जब भी कोई ग्रीनरी की बात आती है वो पर्यावरण से संबंधित होती है। उसके लिए क्या बॉन्ड निकाले जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही साथ इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में। ये आपसे टॉपिक लिंक है पर्यावरण प्रदूषण क्षरण पर्यावरण प्रभाव आकलन से, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी से टॉपिक है। तो ग्रीन बॉन्ड को हिंदी में हरित बॉन्ड भी कहा जाता है इसके। तो ग्रीन बॉन्ड है क्या, ये वही जैसे हम नॉर्मल बॉन्ड होते हैं वैसे ही ग्रीन बॉन्ड होते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं जहाँ पर क्या हो, कोई पर्यावरण हितैषी कार्य किए जा रहे हो। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, ये भी एक आय का एक इंस्ट्रूमेंट है जो विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण संबंधी जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उनसे धन जुटाना है तो आप इन्वेस्ट करिए, उनके बॉन्ड खरीदिए, आपको लाभ भी दिया जाएगा नॉर्मल बॉन्ड की तरह। बस क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट हैं या क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रोजेक्ट हैं उनके लिए किया है, सुधार के लिए किया है, इसलिए इनका नाम ग्रीन बॉन्ड है। ये आमतौर पर किसी भी आपकी जो परिसंपत्ति उससे संबंधित हो सकते हैं, आप इनको अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आप इसमें क्या है, इस बॉन्ड प्राइस जारी करता क्या करते हैं, ये ऋण दायित्व के समान होते हैं, इन पे आपको कर प्रोत्साहन दिया जाता है, अगर आप इनको खरीदते हैं तो आपको टैक्स में छूट दी जाती है। अगर ग्रीन बॉन्ड को देखें तो सबसे बड़ी संस्था कौन जारी करती है, वो विश्व बैंक है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। इसके द्वारा 2008 से लेकर अब तक लगभग 164 ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिनकी अगर कीमत देखी जाए तो कुल मिलाकर 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार अगर बात की जाए तो बस 2020 में 2020 में लगभग 270 बिलियन डॉलर कीमत के ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। अगर ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड देखें, जब भी आपसे ब्लू इकोनॉमी या ब्लू आता है तो वो क्या होती है, वो आपकी क्या है, समुद्र से संबंधित होती है। तो ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं, समुद्र और संबंधित जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा करने हेतु इसके जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उनके वित्त पोषण करने के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं जिनको लोग खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रीन ब्लू बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है, एक तरीका सस्टेनेबल मत्स्य पालन, जो कोरल रीफ है उनकी संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा करने के लिए, प्रदूषण या एसिडिटी को समुद्र से कम करने बचाने के लिए इसमें जारी किए जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तो ग्रीन बॉन्ड एक काफी बड़ी परिकल्पना है, उसके अंदर आता है ब्लू बॉन्ड, मतलब पर्यावरण में एक समुद्री क्षेत्र भी आता है। तो इस चीज को आप यहाँ से वेन डायग्राम समझ लीजिएगा कि सभी जो ग्रीन बॉन्ड हैं वो ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं, जबकि सभी ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं, ग्रीन बॉन्ड होते हैं। ऐसे अगर इनमें अगर ग्रीन बॉन्ड जलवायु बॉन्ड क्लाइमेट बॉन्ड की बात की जाए तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, क्लाइमेट बॉन्ड को कभी कभी क्या बोला जाता है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब कि पर्यायवाची है, लेकिन अगर इसमें कुछ क्लाइमेट बॉन्ड को कुछ और थोड़ा डिटेल में खंगाला जाए तो उसमें देखा जाए तो क्लाइमेट बॉन्ड लगभग उनको बोला जाता है जो कार्बन जो इमिशन होता है उसको कम करने के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जारी किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्लाइमेट बॉन्ड बोला जाता है। ग्रीन बॉन्ड इससे अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आया था लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग एक देश है, तो इसके बारे में ध्यान रखिए, यूरोपीय कंट्री है। इसकी लोकेशन मैं आपको सोचा बता दूं, तो जो यहाँ पर इसकी लोकेशन यहाँ पे यूरोपीय कंट्री की जगह पे आएगी ऊपर साइड में। तो ये कहाँ पे, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के बीच में पाया जाता है लग्जमबर्ग, इसलिए मैंने इसको आपको लोकेशन दिखा दी। इसको हो सकता है कहीं में अपने पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। बात करेंगे इंग्लिश चैनल के बारे में, तो इंग्लिश चैनल का काफ़ी चर्चा बना रहता है। तो इंग्लिश चैनल है क्या, ये अटलांटिक महासागर का एक भाग है। ये जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, जो द्वीपीय देश ब्रिटेन है, जो उत्तरी फ्रांस से इसको अलग करता है और उत्तर सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगर आप मैप में जाएंगे तो एक तरफ जो अटलांटिक महासागर है, इधर आप देखेंगे फ्रांस है, जर्मनी, पेरिस जो क्षेत्र है, इनके नॉर्थ में है इंग्लिश चैनल और ऊपर साइड में यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे आपका ब्रिटेन है। तो इंग्लिश चैनल क्या करता है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर आपका उत्तर सी यानी नॉर्थ सी है। तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अटलांटिक महासागर से आप इंग्लिश चैनल में घुसिए, अगर नॉर्थ सी में जाना चाहते हैं तो डोवर जल संधि है, इससे होते हुए जो स्टेट ऑफ डोवर है आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ सी के अंदर पहुँच जाएंगे। इस चीज़ की इसमें बात की जा रही है। बात करेंगे निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये जो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहने वाली एक नदी है सुबनसिरी, वहाँ पर इसको निर्माण किया जा रहा है, जो ग्रेविटी डैम भी इसको बोला जा रहा है।
तो सुबनसिरी जिसको स्वर्ण नदी बोलते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश कहाँ से करती है? मिरी की पहाड़ियों से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखना, सुबनसिरी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो इसके राइट हैंड साइड से मिलती है। ये परियोजना राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा विकसित की जा रही है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो भारत का अकेला सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र ये होगा। कौन सा? लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस परियोजना को 2023 में पूरा होने की उम्मीद है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। अगर इसको मैप में हम देखें तो जब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो भूटान के बाद आपको आएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये जो पूरा आप पीला पीला देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे असम है, फिर नागालैंड इस साइड में है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है और ये भारत प्रवेश करने के बाद ये मांजुली आइलैंड बनाती हुई कहाँ जाती है? असम के अंदर जाती है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड इसमें दिबांग आकर मिलती है अरुणाचल प्रदेश की, लोहित आकर मिलती है। जबकि अगर इसमें अगर हम देखें आपके राइट हैंड साइड में तो सुबनसिरी आकर इसमें मिलती है और प्लस में मिलती है कामेंग। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो यहाँ पर अब बात करें तो जो ये वाला इलाका है लोअर सुबनसिरी, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ये चलाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जहाँ पे जल विद्युत संयंत्र करके यहाँ पे विद्युत उत्पन्न की जाएगी। जब ये 2023 में काम करेगा तो भारत का सबसे बड़ा ये संयंत्र बन जाएगा। तो इस जगह पे ये असम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। इसी के साथ जितने करंट अफेयर उनका एनालिसिस था वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके के और भी करंट अफेयर्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रिया के साथ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको बारी बारी से अपडेट मिलते रहे। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ फॉर्म मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डालिए, उसको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी जिससे आप और अच्छे से पढ़ सकेंगे, बाहर रिवीजन कर सकेंगे। और यदि आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दूर करने की या जो भी कोशिश है वो सारी कर ली जाएंगी। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।